चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं, मैं राहुल सर आ चुका हूं आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पे। प्रशिक्षुओं, जैसे मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपके चतुर्थ सेमेस्टर की गणित की कक्षाएं निरंतर रूप से कराऊंगा, उसी वादे के साथ पूरे विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। आज आपकी गणित के पाठ्यक्रम का जो पहला टॉपिक है, जो पहला अध्याय है, करणीय एवं घातांक। आज हम लोग करणीय एवं घातांक की पहली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि करणीय और घातांक क्या होता है, करणीय और घातांक के क्या नियम हैं। उन नियमों को जानने के बाद हम अगली वीडियो में करणीय और घातांक के कुछ अच्छे प्रश्न आप लोगों के सम्मुख रखेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। पहली वीडियो के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। ये वीडियो आप लोग अपने साथी प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कीजिए, सभी के साथ साझा कीजिए ताकि सब तक इसका लाभ पहुंच सके। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आपकी पहली क्लास की पहला टॉपिक है घातांक एवं करणीय। घातांक एवं करणीय में सबसे पहले हम लोग घातांक पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक गणितज्ञ थे रेनी डकाता, जिन्होंने 1917 में एक अवधारणा दी। वो अवधारणा क्या थी कि जब एक संख्या को कई बार गुणा किया जाता है तो जो परिणामी गुणनफल होता है एक विशेष प्रकार का प्राप्त होता है, जिसे ही हम घातांक कहते हैं। और करणीय कुछ नहीं है, जस्ट घातांक का उल्टा ही करणीय कहलाता है। बच्चों, ज़्यादा परिभाषाबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको भी पता है कि आपके चतुर्थ सेमेस्टर में बस गिने चुने हुए दिन ही आपको मिलेंगे जिसमें आप अपना अध्ययन कार्य कर सकते हैं। बाकी समय आपका टीचिंग से लेके प्रैक्टिकल देने तक उसी समय में बीत जाएगा। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से लग जाइए, अपने पढ़ाई पे निरंतर आप लोग समय दीजिए। तो इसी क्रम में आइए चलते हैं आपके इस टॉपिक पर। तो आइए बच्चों, घातांक से संबंधित कुछ नियम हैं जिससे जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप घातांक और करणीय ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में जहाँ भी घातांक आएगा उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। बेटा ये समझ लीजिए, ये आपका बेसिक चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घात के रूप में, करणीय के रूप में आपको कहीं ना कहीं इसका पार्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। घातांक के नियम नंबर 1 को देखते हैं। अब नियम नंबर 1 क्या है? यदि कोई संख्या उसी संख्या से n बार गुणा की जाती है, ये कोई संख्या है और उस संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा किया जा रहा है, कितनी बार? n बार। अब n की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हमें क्या प्राप्त होगा? मान लीजिए कोई संख्या a है, a को n बार गुणा किया गया तो उस a की पावर में n मिलेगा, जहां a क्या होगा? a को आधार बोलेंगे और इस n को घात बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है 2 को गुणे में, जब देखो के अनुसार, नियम 1 के अनुसार देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से, तो 2 को इसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया है? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हमने क्या लिखा? 2 की पावर में 5। ये इस बेस पे। तो नियम नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नियम नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 हमें क्या बताता है? a की पावर m गुणे a की पावर n। बेटा आप यहाँ समझ गए होंगे कि ये जो संख्या होती है, जैसे a की पावर में n लिखा है, तो इस a को हम बेस कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और जो इसके सर पे ये लिखा रहता है इसको घातांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक। तो अब देखिए नियम नंबर 2। इस नियम में क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या है जिसका आधार समान है, कोई संख्या है जिसका आधार समान है और उसका पावर यानी घातांक अलग अलग है। संख्या आपको दिख रही होगी, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, इसके पावर में m है, इसके पावर में n है।
m की जगह पे कोई संख्या होगी, n की जगह पे कोई संख्या होगी, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस एक रहेगा और पावर को आपस में जोड़ देते हैं। यानी आधार समान हो तो गुणनफल के समय घातें आपस में जुड़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है 2 की पावर 5, 2 की पावर 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बेस क्या है, समान है। यहाँ पे a था, यहाँ a, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, जबकि इसका पावर घातांक क्या है, अलग अलग है। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर में 5 प्लस 4, और जब इनको जोड़ेंगे तो 2 की पावर में 9। यानी कि जब बेस समान होगा तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। बस इतना समझिए, यही है आपका नियम नंबर 2। आइए देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि गुणा करते समय यदि घात समान हो और आधार अलग अलग हो। आप आधार और घातांक को समझ लीजिए अच्छे से क्या होता है। ये मैंने लिखा, ये आधार है और उसके सर पे जो लिखा है उसे घातांक कहते हैं। इनकी कंडीशन क्या है कि गुणा करते समय यदि घात समान हो और आधार अलग अलग हो। एक बार लिखते हैं, यदि घात समान हो और आधार यानी 2 गुणे 3 आधार अलग हो गया, लेकिन घात एक ही तरह लिख दीजिए। अलग अलग हो तो इन सब में जो आधार है वो अलग अलग है, लेकिन बेटा जो घात है, घातांक है, वो क्या है, 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b c की पावर में ये जो घातांक था वो मैंने 1 लिख दिया। इस नियम के हिसाब से क्या हो गया, a b c के पावर में x। उदाहरण देखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 4। अब 2 की पावर में 3 है, 3 की पावर में 3 है, 4 की पावर में 3 है। यानी सबके जो पावर में लिखा है वो सभी संख्याएं समान हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं का जो घातांक है वो समान है। तब इसको हल करते समय हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 4 की पावर में 3 कर देंगे, यानी इनका आपस में गुणा करके जो घातांक है उसको एक जगह लिख देते हैं। तो ये नियम हमें ये सिखाता है कि हम इस तरह से हल करेंगे इनका। तो बेटा ये हो गया आपका नियम नंबर 3। आइए देखते हैं नियम नंबर 4 क्या कहता है। नियम नंबर 4, यदि किसी संख्या पर नकारात्मक घातांक हो, यानी कोई संख्या लिखी हो और उस पर निगेटिव पावर लगा हो, ऋणात्मक घात लगी हो, तो हम उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। a की पावर माइनस m। अब ये कोई बेस लिखा है, इसकी जो घातांक है आधार है और इसका जो घातांक है वो क्या है, ऋणात्मक है, माइनस में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में यानी हर में लिखेंगे, और जब ये हर में लिखेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। कौन सी वैल्यू, जो पावर में लिखा होगा उसे हम धनात्मक कर देते हैं। इसी प्रकार अगर कोई धनात्मक लिखा होगा और इसे हम हर में लिखेंगे तो 1/a की पावर माइनस m, यानी यहाँ प्लस m था, यहाँ पे माइनस m हो गया। उदाहरण के लिए देखते हैं कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 2 की पावर माइनस 3। अब इसको अगर हल करना होगा तो क्या कर सकते हैं, 1/2 की पावर में 3। जैसे ये हर में आएगा तो इसके जो पावर में जो घात में ऋणात्मक वैल्यू थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अगर अब इसे हल किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1/8 आ गया समझ में। इसी प्रकार देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है, भाग करने में यदि आधार समान हो तो घातांक घटती हैं। आधार क्या हो, समान हो तो जो घातांक होती हैं वो घट जाती हैं। कैसे, a की पावर में m और बटे a की पावर में n, ये भाग का ही तो चिन्ह है बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे a की पावर में m और ये बटे लगा है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, a की पावर n।
तो जब इनका भाग होगा तो जो इनकी पावर होंगी वो घट जाएंगी। कब? जब ये बेस समान होगा, जब ये आधार समान होगा। यहाँ ए लिखा है तो यहाँ भी ए लिखा है, तो इनको हल करते समय क्या होती हैं? पावर आपस में घट जाती हैं, घातांक आपस में घट जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लिख के देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4 की पावर में 5 बटे 4 की पावर में 3। जब इनको हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 की पावर में घाते घट जाएंगी तो 5 माइनस 3 यानी 4 की पावर में क्या आ जाएगा? 2। आपको समझ में आ गया होगा। यानी 4 चौक कितना आएगा? 16 आ जाएगा। अच्छा, इसको और भी तो हल किया जा सकता है, दूसरे तरीके से विस्तार विधि से हल किया जा सकता है। तो 4 के पावर पे 5, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 गुणे के रूप में लिखा है कितनी बार? तो बेटा ये लिखा है 5 बार। 4 गुणे के रूप में 5 बार। अब बटे 4 के पावर में 3 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार? 3 बार। जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। बचा कौन? 4 गुणे 4 यानी कि 16। इस तरह से हल करने में भी कितना आएगा? 16 आएगा। तो बेटा ये आपका नियम नंबर 5 हो गया। आइए चलते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है? यदि घातांक के ऊपर घातांक हो, घातांक का गुणा करते हैं। जब घातांक के ऊपर घातांक होगा तो उनका आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा a की पावर m की पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो गया? m गुणे n हो गया। यानी ये जो दोनों घातांक थे इनका आपस में गुणा हो गया। एग्जाम्पल देखिए, यदि 2 की पावर में 2 और की पावर में 3 लिखा है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो गया, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर में 6 आ जाएगा। तो ये हुआ आपका नियम नंबर 6। अब नियम नंबर जो 7 है उसमें क्या कहा गया है? यदि a की पावर x बराबर a की पावर y हो तब x बराबर y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे जब बेस समान होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो घातों की तुलना करने पर ये घात आपस में बराबर होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा गया है 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 5। अब इन घातों की जब तुलना की जाएगी तो यहाँ x किसके बराबर हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि बेस यहाँ पे समान है। ठीक है, तो ये हुआ आपका नियम नंबर 7। नियम नंबर 8 पे आते हैं। जब कोई परिमेय संख्या a अपान b के पावर में m लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m और b की पावर m लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 2/3 की पावर में लिखा हो क्या? 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5/3 की पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 8। अब देखते हैं घातांक का नियम नंबर 9। यदि किसी संख्या के घात में 0 हो तो संख्या का मान 1 हो जाता है। यदि किसी संख्या के घात में 0 हो तो संख्या का मान 1 हो जाता है। जैसे a की पावर में 0 लगा है तो ये 1 हो जाएगा। 2 की पावर में 0 लगा है तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 2 की पावर में 0 आपको कहाँ से मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्यों इसका मान 1 हो जाता है? और आइए एक नज़र डालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को आपको भाग करना है, 4 की पावर में 3 और बटे 4 की पावर में 3 है। जब इसको भाग करना होगा तो अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा जब बेस समान होता है और भाग करना होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो 3 में क्या घटा देंगे? 3 घटा देंगे। तो बताओ क्या बचेगा? 3 में से 3 घटा तो 4 के पावर में 0, और जब इसके पावर में 0 होता है तो क्या आता है? 1 आता है। कैसे आता है ये भी देख लीजिए। 4 की पावर में 3 यानी कि 4 का गुणा कितनी बार? 3 बार। और यहाँ पे तो ये 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा।
जो ऊपर है जो नीचे, जो ऊपर है जो नीचे, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब सब कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1। इसीलिए किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके घातांक के कुछ नियम थे। आइए देखते हैं कारणी के कुछ नियम। 5 नियम लिखाए गए हैं। पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है, यदि किसी संख्या के पावर में 1/n लिखा है या फिर कोई संख्या है जिसकी करणी में n लिखा है, तो उनको हम परस्पर इस तरह लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 करणी में 3 लिखा है, तो हम इसको जब पावर में लिखेंगे, घातांक में लिखेंगे, तो इसको हम 1/3 लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। या फिर 2 की पावर में 1/3 लिखा है तो करणी में हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। ये आपका नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 2 क्या है, यदि कोई संख्या आपस में गुणे के रूप में लिखा है और उसकी करणी में कोई संख्या n लिखी हुई है, इस n की जगह पे कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो उसको हम रूट में वह संख्या और उसकी करणी में जो लिखा होगा उसे लिखेंगे, फिर गुणे में जो दूसरी संख्या है उसको लिखेंगे और करणी में वही संख्या जो पहले लिखी थी उसे लिखेंगे। अब नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है, यदि कोई परमेय संख्या की करणी में n लिखा है तो उसको हम अलग अलग लिखेंगे और उसकी करणी में भी n लगा देंगे। जैसे 2/3 और करणी में लिखा है 3, तो इसको 2 करणी में 3/3 करणी में 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4 में क्या है, यदि कोई संख्या है जिसकी करणी में n संख्या लिखी है और पावर में भी वही संख्या लिखी है, घातांक में भी वही संख्या लिखी है, तो उसका मान सदैव वही संख्या होगी। कैसे होगी, तो मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 2 और इसके करणी में 3 लिखा है और पावर में भी क्या लिखा है 3, तो हम करणी वाले नियम से देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 है तो इसके पावर में 1/3 और पहले से यहाँ 3 लिखा है, तो ये 3 से 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार वही संख्या प्राप्त होती है। अब आखिरी नियम देखते हैं। यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी है कि उसमें 2 करणी लगा हुआ है, एक करणी m और एक करणी n है, तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं √x mn। कैसे होता है ये, तो बच्चों जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3 और इसके करणी में लिखा है 2 और एक रूट और लगा हुआ है जिसके करणी में लिखा है 3, तो नियमानुसार अगर चले तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3। एक करणी हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा 1/3, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। और जब ये दूसरा करणी हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2, तो 3 के पावर में 1/3, और जब ये आएगा गुणे में 1/2, इनका आपस में गुणा होगा 1/6 हो जाएगा। तो इस नियम से अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको करणी में लिख सकते हैं 3 और ये करणी में आ जाएगा 6। तो इस प्रकार ये आपके घातांक और करणी के कुछ नियम थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद इस चैप्टर के इस अध्याय के हम प्रश्न लेके आएंगे, प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे और अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। ये आपके चतुर्थ सेमेस्टर की पहली वीडियो रही जो हम लोगों ने घातांक और करणी की ये पहली वीडियो देखी। इसके बाद अब हम इसी चैप्टर का एक्सरसाइज लेके आएंगे और अच्छे प्रश्नों को लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।